अच्छा मैं ठीक है, हर वो कोड जो CLR पे रन होगा उस कोड को हम कह रहे हैं कि दैट कोड इज मैनेज्ड कोड. All managed code has a feature of the CLR so that it can be executed on CLR. Object oriented होना चाहिए आपका जो managed code है. टाइप सेफ होना चाहिए, मीन्स हर चीज़ जो आप डिफाइन करें उसकी टाइप ज़रूर डिफाइन करें. अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें तो यू शुड मेंशन कि उसकी डाटा टाइप क्या है, वो किस टाइप का डाटा स्टोर करेगा. मीन्स हमारे पास अनसेफ टाइप्स नहीं होनी चाहिए, सेफ टाइप्स होनी चाहिए. कि अगर मैं कह रही हूँ इंटीजर स्टोर होगा तो इंटीजर की मेमोरी में एक स्टोरेज डिफाइन है कि इंटीजर मेमोरी में इतने बाइट्स रिजर्व करेगा. तो थ्रू आउट जब हम कोई भी वैल्यू स्टोर करें तो उसकी टाइप ऑलरेडी मेमोरी में स्पेसिफाई हो जाए. क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मल्टीपल लैंग्वेजेस की इंटीग्रेशन हो सकती है एक ही प्रोग्राम में. क्रॉस लैंग्वेज एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होगी कि रन टाइम पे अगर कोई एरर आता है तो हम उस एरर को किस तरीके से ओवरकम करें सो दैट हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली बिहेव ना करे और जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जाने के बजाय हम उसको पहले से ही प्रॉपर हैंडल कर दें कि अगर रन टाइम पे कोई एरर आ जाता है तो हम उसको किस तरीके से प्रॉपरली हैंडल करें. तो ये सारी चीज़ें आपके उस मैनेज कोड में होनी चाहिए. मल्टीपल वर्जन की सपोर्ट भी होनी चाहिए. मैनेज कोड इज रिप्रेजेंटेड इन स्पेशल इंटरमीडिएट लैंग्वेज. अब हम जिस कोड को मैनेज कोड कह रहे हैं जो CLR पे टारगेट होगा जिसको CLR रन करेगी तो उसको हम MSIL कह रहे हैं, इंटरमीडिएट लैंग्वेज. ऑटोमेटिक अच्छा ये अभी हम MSIL में आगे आपको बताऊंगी इसी स्लाइड में MSIL क्या होता है और उसमें हम क्यों ट्रांसफॉर्म करते हैं. ठीक है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट. ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट हमें क्या कह रही है. अच्छा एक चीज माइंड में रखनी है कि जब हम मेमोरी की बात कर रहे हैं सो मेमोरी जो है वो टू पोर्शंस में डिवाइड होती है. ठीक है, मेमोरी को हम टू पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, स्टैक और हीप. सो जितनी हमारी प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होती हैं जो पहले से हमें पता है कि ये इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है, जो पहले से हमें पता है कि ये डेटा टाइप्स हैं. जब इसमें हम डेटा रखते हैं, लेट्स से मैं कह रही हूँ int a इज इक्वल टू 10, अपने प्रोग्राम में मैंने लिखा int a इज इक्वल टू 10 और मैं कह रही हूँ float b इज इक्वल टू 10.5, कैरेक्टर ch इज इक्वल टू a. ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, ये जब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूंगी तो ये कंपाइल टाइम में ही इनकी स्टोरेज मेमोरी में जाके स्टैक एरिया में हो जाएगी. सो मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस, स्टैक एंड हीप. जितनी भी प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं जो पहले से हमें पता है कि ये डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास जब प्रोग्राम कंपाइल होगा तो कंपाइल टाइम पे ही मेमोरी के स्टैक एरिया में जाके स्टोर हो जाएंगी. दूसरा जो मेमोरी एलोकेशन है दैट इज कॉल्ड हीप. हीप में क्या होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, रन टाइम पे बनते हैं. जब आपका प्रोग्राम रन होता है, रन होते वक्त पहले प्रोग्राम कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद रन होता है. तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जो एरेज वगैरह हम पढ़ेंगे वो वो सारे क्या होंगे, वो हमारे पास रन टाइम पे उनका ऑब्जेक्ट, वो जब प्रोग्राम कंपाइल टाइम पे ऑब्जेक्ट की कोई मेमोरी में एलोकेशन नहीं होगी. ऑब्जेक्ट हमेशा जब प्रोग्राम रन होगा, रन होते ही वो मेमोरी के हीप एरिया में जाके स्टोर होंगे. तो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन इसलिए है कि हाँ पहले से डिफाइन हो सके कि जो कंपाइल टाइम पे डेटा है वो स्टैक पे जाके स्टोर होगा और जो डेटा रन टाइम पे मेमोरी में स्टोर हो रहा है वो हीप मेमोरी में होगा, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो. दो पोर्शन मेमोरी के बन गए और ये पोर्शन हम नहीं बना रहे होते, ऑटोमेटिकली हमारा CLR ये मैनेजमेंट कर रहा होता है. अनयूज ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अनयूज्ड हैं, जो बहुत टाइम से मेमोरी पे स्टोर है लेकिन उनको हमने यूज नहीं किया, तो वो क्या करेगी, हमारा CLR ऑटोमेटिकली उसको मेमोरी से रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गार्बेज कलेक्शन. ठीक है, एक चीज जो मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट MSIL. ठीक है, हम कह रहे हैं कि जब हम कोई कोड करते हैं
किसी भी लैंग्वेज में जो डॉट नेट सपोर्ट कर रहा है, सो वो कोड क्या होगा, आईएल में ट्रांसफॉर्म होगा। उसको हम आईएल भी कह सकते हैं, इंटरमीडिएट लैंग्वेज, और एमएसआईएल भी कह सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। इट इज लो लेवल मशीन लैंग्वेज लाइक असेंबलर बट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये मशीन लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन मशीन लैंग्वेज नहीं है। बाइनरी लैंग्वेज 0 1 नहीं होती। ठीक है, सॉर्ट ऑफ हाई लेवल और लो लेवल के बीच की लैंग्वेज होती है, ये मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है एमएसआईएल। डॉट नेट लैंग्वेजेस, डॉट नेट की किसी भी लैंग्वेज पे आपने जो कोड लिखा है वो किस पे कंपाइल होगा, आपकी इंटरमीडिएट लैंग्वेज आईएल में। आईएल इज ऑल्सो नोन एज एमएसआईएल और सीएल। CLR compiles IL in just-in-time manner. Each function is compiled just before execution. ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि CLR का एक अपना कंपोनेंट होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जो आपका प्रोग्राम IL में ट्रांसफॉर्म हुआ है MSIL में, उसको CLR जस्ट इन टाइम कंपाइलर के थ्रू बिफोर एग्जीक्यूशन तमाम फंक्शंस को क्या करेगा, कंपाइल कर देगा। कंपाइल मीन्स आपके ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफॉर्म कर देगा सो दैट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अंडरस्टैंड कर सके। द जस्ट इन टाइम कोड स्टेज इन मेमोरी फॉर सब्सिक्वेंट कॉल्स। और वो जो जस्ट इन टाइम कंपाइलर है जो उस कोड को उसको मेमोरी में रखेगा सो दैट अगर आपने कोई और फंक्शन नया फंक्शन एम्बेड किया तो वो उस नए फंक्शन को वहां से दोबारा से कंपाइल कर सके। पूरा कोड दोबारा से कंपाइल ना हो, जो नया फीचर ऐड ऑन किया है सिर्फ वो दोबारा से कंपाइल होगा। और रिकम्पाइलेशन भी पॉसिबल है। अच्छा, अब देखो अब ये काम होगा कैसे, ये चीज समझानी थी एक्चुअली। आपने सोर्स कोड लिखा डॉट नेट की सपोर्टेड किसी भी लैंग्वेज से, C# पे, C++ पे, VB डॉट नेट पे। हर लैंग्वेज का अपना एक स्पेसिफिक कंपाइलर भी होगा। ठीक है, हर लैंग्वेज का अपना स्पेसिफिक कंपाइलर होगा जो आपके उस सोर्स कोड को MSIL में ट्रांसफॉर्म करेगा। यानी कि यहाँ पे आपका सोर्स कोड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, एक इंटरमीडिएट कोड में ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, ये हमारे पास सोर्स कोड है। जिस लैंग्वेज में आपने कोड किया होगा, अगर आपने C# पे काम किया होगा तो C# का लैंग्वेज का कंपाइलर आपके उस कोड को MSIL में ट्रांसफॉर्म करेगा, एक असेंबली बना देगा जो कि MSIL होगी। ठीक है, आईएल, वो जो असेंबली है उसको क्या होगी, इंटरमीडिएट लैंग्वेज, जो दो पोर्शन में डिवाइड होगी। एक आपका एक्चुअल कोड जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म होगा, और एक मेटा डाटा। मेटा डाटा इज बेसिकली डाटा अबाउट डाटा, मतलब जो आपने फाइल ऐड की है उसके रिलेटेड डाटा होगा कि फाइल का नाम क्या है, उसका वर्जन क्या है, उसमें कितने मेथड्स हैं, उसमें कितनी क्लासेस हैं, उस कोड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। आपका आईएल, ये आपकी पूरी एक फाइल जो बनेगी ये MSIL होगी, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, जो कि ना तो कंप्लीट सोर्स कोड होगी ना ही कंप्लीटली ऑब्जेक्ट कोड होगी, इंटरमीडिएट लैंग्वेज होगी। ठीक है, उसके बाद वो जो आईएल है वो जाएगी आपके CLR के पास। अब CLR का काम यहाँ स्टार्ट होगा जब आपका प्रोग्राम रन होगा। CLR के पास जस्ट इन टाइम कंपाइलर है। जस्ट इन टाइम कंपाइलर आपके पूरे कोड को नेटिव कोड, यानी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जिस कोड को समझता है उस ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो ये टू वे प्रोसेस होता है। टू वे प्रोसेस, फर्स्ट वन फ्रॉम सोर्स कोड टू MSIL, जो लैंग्वेज के कंपाइलर के थ्रू होता है, एंड दैट MSIL इज देन अप्रोच टू CLR, जहां CLR जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज करके आपके कोड को एग्जीक्यूट करेगा। नेटिव कोड मींस ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना कोड, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंड कर सकता है, जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड कह रहे हैं। तो इस फेज में आके हमारा जो सोर्स कोड है वो ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसके दो रीजन है ये टू वे प्रोसेस करने के। दो रीजन इसलिए हैं कि एक तो हमने कहा कि हम चाहे, क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि जिस भी लैंग्वेज में हम काम करें वो यहाँ CLR के पास रन होकर आएगी। तो अगर हम डायरेक्ट सोर्स कोड को CLR के पास भेज देंगे तो वहाँ पे वो स्पेसिफिकेशन नहीं रहेगी। ठीक है, हर लैंग्वेज का कंपाइलर उस सोर्स कोड को इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एंड दैट इंटरमीडिएट लैंग्वेज इज टारगेट टू CLR, क्योंकि हमने हर जगह पढ़ा कि हमारे पास CLR के पास कौन सा कोड पहुंचेगा, मैनेज कोड। और मैनेज कोड कौन सा है, जो IL में ट्रांसफॉर्म हुआ है। सो हमेशा इसलिए चाहे आप किसी भी लैंग्वेज पे कोड करें, वो लैंग्वेज का कंपाइलर उसको इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करेगा, और दैट मैनेज कोड, वो जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज वाला कोड है हम इसको कह रहे हैं कि ये मैनेज कोड है।
हमेशा CLR पे मैनेज्ड कोड ही रन होगा, हम कभी भी डायरेक्ट सोर्स कोड को CLR पे नहीं चलाएंगे। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई कि CLR पे हमेशा मैनेज्ड कोड टारगेट होता है, इसीलिए हमने इसको IL में ट्रांसफॉर्म किया। दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पोर्टेबिलिटी ऑफ कोड। पोर्टेबिलिटी ऑफ कोड क्या कह रही है, लेट से दो लोग मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है, एक के पास अपना विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है, दूसरे के पास अपना विजुअल स्टूडियो दो अलग मशीन पे इंस्टॉल है। ठीक है, लेट से एक मैं हूँ और एक या कोई भी दो स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट ने अपने पास सोर्स कोड लिखा, अपनी लैंग्वेज के मतलब जिस लैंग्वेज में लिखा उसके कंपाइलर के थ्रू उसको कंपाइल कर दिया। ठीक है, अब वही कोड रिक्वायर्ड है दूसरे पार्टनर को। ठीक है, सो दैट वो अपना काम स्टार्ट कर सके, अपने पास रन करके देखे। सो दो चीजें, या तो ये कि जो पार्टनर वन है वो अपना लिखा हुआ सोर्स कोड अपने पार्टनर को सेंड फॉरवर्ड कर दे। ठीक है, उससे क्या होगा, क्योंकि पार्टनर वन तो लैंग्वेज कंपाइलर के थ्रू उस प्रोग्राम को IL में ट्रांसफॉर्म कर चुका है और उसको CLR के अकॉर्डिंगली अपने कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली चला चुका है। लेकिन अब ये नेटिव कोड पार्टनर वन के ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफॉर्म हुआ है। अगर पार्टनर वन ये वाला कोड सेंड करता है अपने पार्टनर टू को, तो वो उसके लिए यूजलेस है, क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम हर मशीन की अपनी लैंग्वेज होती है। सो ये जो नेटिव कोड है ये पार्टनर वन की ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म हुआ। तो अगर वो यही कोड अपने पार्टनर को देगा तो वो उसके लिए यूजलेस है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पार्टनर वन अपना लिखा हुआ सोर्स कोड अपने पार्टनर टू को दे दे, वो पार्टनर टू उस कोड को दोबारा से लैंग्वेज कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करे, अपने पास IL में ट्रांसफॉर्म करे और फिर CLR पे चला दे। लेकिन ये जरूरी है कि दोनों पार्टनर्स के पास CLR होना चाहिए, मतलब .NET फ्रेमवर्क और उसका CLR होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। सेकेंड वे में क्या होगा, फर्स्ट वे तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कोड, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना कोड है, उसको वही ऑपरेटिंग सिस्टम वही मशीन समझ सकती है, कोई और मशीन नहीं समझेगी। तो फर्स्ट तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड ये कि पार्टनर वन अपना लिखा हुआ सोर्स कोड पार्टनर टू को सोर्स कोड भेज दे। ठीक है, फिर पार्टनर टू क्या करेगा, क्योंकि जाहिर है जब उसके पास .NET एनवायरनमेंट होगा, CLR होगा, तो वो उसको लैंग्वेज कंपाइलर के थ्रू दोबारा MSIL में ट्रांसफॉर्म करेगा और अपने पास चला देगा CLR में, और CLR उसको पार्टनर टू के अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म कर देगा। इस तरीके से भी काम हो सकता है। लेकिन उसका नुकसान ये है कि ये काम दो दफा हो रहा है। पार्टनर वन ने भी लैंग्वेज कंपाइलर के थ्रू MSIL में ट्रांसफॉर्म किया और पार्टनर टू ने भी लैंग्वेज कंपाइलर के थ्रू MSIL में ट्रांसफॉर्म किया। तो क्यों ना हम कोई ऐसा वे यूज करें कि जिसमें हम पूरा का पूरा नहीं जाना पड़े। जी बिल्कुल, हर मशीन अलग अलग, हर मशीन की अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, कभी भी हम देखें, जब कोई सेटअप होता है, सेटअप की जो एक्जी फाइल से पहले भी हम एग्जीक्यूटेबल फाइल चला रहे होते हैं जो कि IL होती है, एक्चुअल एप्लीकेशन नहीं चला रहे होते। कभी भी एक्चुअल एप्लीकेशन कॉपी नहीं होती विंडोज टू विंडोज, हम उसका सेटअप दे रहे होते हैं, सो दैट जब वो सेटअप चले तो वो सेटअप अकॉर्डिंग टू द मशीन ही उसको सेटअप को इंस्टॉल करे। तो वो एक्जी फाइल एज एन असेंबलर काम कर रही होती है, जो हमारे पास ये MSIL होती है। उससे क्या फायदा होता है, ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला वे है ये भी हो सकता है कि फर्स्ट पार्टनर अपना लिखा हुआ सोर्स कोड अपने सेकंड पार्टनर को दे, सेकंड पार्टनर अपने मशीन पे उसको लैंग्वेज कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करे और MSIL में ट्रांसफॉर्म करके CLR पे रन करवा दे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आएगी कि जब ऑलरेडी एक पार्टनर उसको लैंग्वेज कंपाइलर के थ्रू MSIL में ट्रांसफॉर्म कर चुका है, तो वही काम दूसरा पार्टनर भी कर रहा है। ठीक है, तो उससे बेटर ये है, इसीलिए हम टू वे प्रोसेस यूज कर रहे हैं कि आपका जो CLR है उसको तो MSIL चाहिए ना। तो जो फर्स्ट पार्टनर ने सोर्स कोड को लैंग्वेज कंपाइलर के थ्रू MSIL में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, अब जो फर्स्ट पार्टनर है वो एक्चुअल सोर्स कोड सेंड करने के बजाय ही कैन सेंड दिस MSIL टू हिज पार्टनर। सो वो MSIL जो है वो पार्टनर अपने पास CLR पे चलाएगा और उसी MSIL को उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो है वो ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफॉर्म कर देगा। सो दैट इज कोड पोर्टेबिलिटी। जो हम एक्जी फाइल सेटअप दे रहे होते हैं ना किसी को, वो यही वाला काम होता है। असेंबली फाइल जो दे रहे होते हैं या जो एक्जी फाइल दे रहे होते हैं सेटअप।
तो ये इससे हमारी कोड पोर्टेबिलिटी हो गई। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टू वे प्रोसेस। ठीक है, इसको हम अच्छा अब थोड़ा सा हम लैंग्वेजेस का ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस क्लियर है क्लास? यहाँ पर तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड कंपाइलेशन एंड सेकंड प्रोसेस इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। टू वे प्रोसेस इसलिए कि हम डायरेक्ट अपने सोर्स कोड को मशीन कोड में अगर ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो वो मशीन डिपेंडेंट हो जाएगा। अब हम इसको डायरेक्ट मशीन डिपेंडेंट करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम सोर्स कोड को लैंग्वेज कंपाइलर के थ्रू आईएल बना रहे हैं, MSIL। अब ये MSIL किसी भी CLR पे चल सकती है, चाहे वो मेरे कंप्यूटर पे हो, वो आपके कंप्यूटर पे हो। तभी हमने अपने अगर मैं सोर्स कोड को डायरेक्ट जस्ट इन टाइम कंपाइलर पे चला के नेटिव कोड में ट्रांसफॉर्म कर दूंगी, मतलब ये MSIL वाला पोर्शन हटा देती हूँ, सोर्स कोड डायरेक्ट जस्ट इन टाइम कंपाइलर पे आया और ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो वो सिर्फ मेरी मशीन पे ही चल सकता है। अगर वही चीज मैं आपको दूंगी तो फिर आपको फिर यही प्रोसेस दोबारा फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपने पास उस सोर्स कोड को अपने जस्ट इन टाइम कंपाइलर पे रन करके नेटिव कोड में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इट मींस कोड पोर्टेबल नहीं हुआ। ठीक है, पोर्टेबिलिटी के लिए हमने क्या किया, हमने टू वे प्रोसेस यूज किया कि अपने कोड को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफॉर्म करने के बजाय हम उसको एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर दें, सो दैट हम जो ये इंटरमीडिएट वाला वर्जन है किसी और को फॉरवर्ड करें, अपने किसी पार्टनर को जिसको हमारे इस कोड की जरूरत है, तो वो उस MSIL को अपने पास CLR पे चलाए और वो उस MSIL को उसके CLR के अकॉर्डिंगली ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर देगा। सो पार्टनर 2 को उसको लैंग्वेज कंपाइलर के थ्रू दोबारा आईएल में ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, उसके पास एक्जी फाइल मिलेगी उसको, उसको वो एक्जी फाइल को एग्जीक्यूट करेगा अपने CLR पे। तो वो टू वे डाटा जो है आपके पास, जो टू वे प्रोसेस है, उसके थ्रू हम एडवांटेज ले रहे हैं पोर्टेबिलिटी का। मेटा डाटा इज डाटा अबाउट डाटा। जो आपने MSIL ट्रांसफॉर्म हुई है, मेटा डाटा उस MSIL की तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा कि उसमें कितनी क्लासेस हैं, कितने मेथड्स हैं, कौन कौन सी डाटा टाइप्स यूज की हैं। सो जो कोड का डाटा होगा उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मेटा डाटा में स्टोर होगी। जी क्लास, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है सब? ओके, कॉमन टाइप सिस्टम। कॉमन टाइप सिस्टम क्या है हमारे पास? कॉमन टाइप सिस्टम हमारे पास तमाम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बता रहे हैं कि पॉसिबल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितनी होती हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मींस कि जिस पे आप डेटा स्टोर कर रहे हो, जो कंपाइल टाइम पे मेमोरी पे स्टोर होगी, जैसे मैंने आपको बताया था इंट, डबल, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सारी। तो जितनी भी डॉट नेट की लैंग्वेजेस हैं हैव द सेम प्रिमिटिव टाइप्स। अगर एक इंट इंट INT इंटीजर के लिए अगर C# में यूज हो रहा है तो वही सेम इंट VB.NET पे भी होगा। तो कॉमन टाइप सिस्टम CTS क्या बता रहा है, आपकी तमाम डेटा टाइप्स कितनी पॉसिबल हैं तमाम लैंग्वेजेस के लिए, वो ये डिक्लेयर कर रहा है कॉमन टाइप सिस्टम। CLS जो है, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, वो स्टैंडर्ड्स बता रहा है, और कॉमन टाइप सिस्टम्स तमाम डेटा टाइप्स बता रहा है। When communicating between modules written in any .NET language, the types are guaranteed to be compatible on the binary level, so that compatibility रहे। जावा .NET के फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आती। ठीक है, टाइप्स कैन बी वैल्यू टाइप्स एंड रेफरेंस टाइप, जो मैंने आपको बताया। जो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो स्टोर मेमोरी में स्टैक एरिया में स्टोर होंगी, और जो हमारे पास रेफरेंस टाइप्स हैं जैसे कि एरेज हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, वो हमारे पास हीप एरिया में स्टोर होंगे रन टाइम पे।
जिनको रेफरेंस रिक्वायर्ड होगा, और वैल्यू टाइप जिसमें हम डायरेक्ट वैल्यू दे रहे होंगे, इंट a इज इक्वल टू 10, जिसमें हम वैल्यू पास कर रहे हैं। इंट a इज इक्वल टू 10 क्या है? पास बाय वैल्यू, यानी कि जिसमें मैं डायरेक्ट वैल्यू पास कर रही हूँ। और अगर रेफरेंस टाइप क्या है? जिसमें मैं एक एरे बना रही हूँ, तो वो रेफरेंस स्टोर करेगा मेमोरी में। और जो वैल्यू टाइप डेटा टाइप्स हैं जिसमें डायरेक्ट वैल्यू स्टोर हो रही है, वो मेमोरी के स्टैक एरिया में जाके स्टोर होता है। और जो रेफरेंस टाइप है वो मेमोरी के हीप एरिया में जाके स्टोर होता है। तो एक काम मैं करती हूँ कि मैं पहले अटेंडेंस ले लेती हूँ। जिस स्टूडेंट का नेम कॉल करूँ अपने स्टूडेंट मुझे चैट पे सेंड कर दे। आज हमारी थर्ड क्लास है ना? ओके, सैयद मोहम्मद अली हुसैन। सैयद मोहम्मद अली हुसैन। सैयद साद अली काजी। सैयद साद अली काजी। उजैर अदनान सिद्दीकी। उजैर अदनान सिद्दीकी। क्लास वॉइस आ रही है? ईमान अली अनवर। ईमान अली अनवर। मोहम्मद हातिमुद्दीन। मोहम्मद मुनीम कुरैशी। मोहम्मद दानियाल। मोहम्मद दानियाल, ओके। मोहम्मद रहीम। मोहम्मद सुबान अलवी। अब्दुल राफे खान। हसनान खानानी। दाऊद खान। मोहम्मद जहांगीर हुसैन। सैयद रबीउल हसन। मानूर फातिमा। असदुल्ला खान। अजान कुरैशी। सैयद मोहम्मद साइम। हाफिज उमर इकबाल। मोइज रिजवान। सैयद हादी उर रहमान। मोहम्मद आउन अली। मोहम्मद हमजा। सैयद फैजान अली। हाफिज अब्दुल हसीब। हाफिज अब्दुल हसीब। उवैस हुसैन। हंजला शकील। हाफिज अब्दुल्ला खान। सैयद मोहम्मद इब्राहिम। मसाब बिन ज़िया। तला हसान। तला हसान। हबीबुल्ला नूर। मुनीबुर रहमान। मानूर खान। मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद मुतसम। मोहम्मद हसान खान। मोहम्मद हसान खान। जुइस मुशीर। जुइस मुशीर। सैयद उजैर जाफरी। उसामा।
मोहम्मद जुबान, मशल फिदा खान, दानियाल अहमद, दानियाल अहमद, तहरीम फातिमा, अब्दुल राफी सिद्दीकी, हाफिज हमजा अब्दुल्ला, उस्मान जमील, सजील, वनीजा, मतीन अहमद, मतीन अहमद, हसन बिन जाहिद, हसन बिन जाहिद, शहबाज इलियास, दानियाल मलिक, नाफिल नबील, मोहम्मद मुइज इलियास, मोहम्मद आशिर, मोहम्मद इब्राहिम रिजवी। आपका नाम नहीं है क्या? इब्राहिम, आपकी फर्स्ट क्लास है आज? मेरे पास तो आपकी फर्स्ट अटेंडेंस है आज। मुझे नहीं पता, मेरे पास मोहम्मद सैयद मोहम्मद इब्राहिम के एक ही लिस्टिंग है। सैयद मोहम्मद इब्राहिम, मेरे पास मोहम्मद इब्राहिम का नाम है, सैयद मोहम्मद इब्राहिम। और एक इब्राहिम है 12951। 12951। हाँ, तो आपकी अटेंडेंस तो मार्क हो गई थी ना इब्राहिम, आपने भी दोबारा क्यों सेंड किए? आपकी तो शहबाज, मेरे पास आपकी सारी प्रेजेंट मार्क्स है। स्टूडेंट आईडी बताओ अपनी, 13201, सारी प्रेजेंट मार्क्स है। मोहम्मद आशिर अलग है, मोहम्मद हाशिर अलग है। 11872। मोहम्मद हाशिर के तो मेरे पास नाम ही नहीं है बच्चे। आपकी फर्स्ट क्लास है हाशिर आज? हाँ, तो फिर नाम कैसे आएगा? 11872। बेटा वो वीएलएम की है ना, मैं तो पीएफ का कोर्स ले रही हूँ। अच्छा जी, मोहम्मद हाशिर की आज फर्स्ट क्लास है। वन। आपकी भी दाऊद सारी प्रेजेंट है मेरे पास। नहीं आओ, चलो हम इसको कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम क्या करें, हम ये करते हैं कि हम अभी ब्रेक पे जाने के बजाय हम अभी अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, और टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम 5 मिनट के ब्रेक के बाद, क्योंकि आपका क्विज भी होना है ना, तो क्विज के बाद वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ऐसा करते हैं, इस ये सेशन, ये मीटिंग एंड हो जाए, उसके बाद एक और मीटिंग कर लेते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको क्विज दे दूंगी। आज ही सबमिट करना है, क्लास टाइम पे सबमिट होगा। नहीं, नेक्स्ट वीक तो बहुत लेट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक तो हमने और चीजें पढ़नी है, कुछ तो आज ही होगा। नेक्स्ट वीक बहुत देर हो जाएगी बेटा, 5 क्विजेस लेने हैं मैंने इस कोर्स में। अच्छा, अभी तो मेरा नंबर, चार्जिंग का इशू है, मेरा सेल फोन बंद है। ठीक है, अच्छा ये मीटिंग एंड हो जाए तो सेम मीटिंग आईडी पे हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, CLS क्या है हमारे पास, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, जो भी लैंग्वेज CLS को फॉलो कर रही है, ठीक है, जो CLS को कंफर्म कर रही है, CLS के तमाम स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है, उस लैंग्वेज को हम कह रहे हैं कि वो हमारे पास .NET की लैंग्वेज है। A language that conforms to the CLS has the ability to take full advantage of the framework class library। जो लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन को कंफर्म कर रही है, उसके पास ये एडवांटेज है कि वो फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी के तमाम मेथड्स को यूज कर सकती है। CLS is standardized by ECMA। ECMA एक स्टैंडर्ड है जो लैंग्वेज को सर्टिफाई करता है, तो ये जो है ECMA क्या है, उसने सर्टिफाई किया है CLS को। अच्छा, .NET में कौन कौन सी लैंग्वेजेस की फंक्शनैलिटी है? जो .NET की अपनी माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेजेस है, उसमें से C++, C#, J#, VB.NET एंड JSIP। एंड यू कैन यूज थर्ड पार्टी लैंग्वेजेस एज वेल, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेजेस नहीं है, बट उनको भी आप .NET प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं, लाइक पर्ल, पाइथन, पैस्कल, APL, COBOL, आईफल, हैस्केल, ML, ओबेरॉन, स्कीमा, स्मॉल्टा, एटसेट्रा एटसेट्रा। एडवांस मल्टी लैंग्वेज फीचर्स हैं, क्रॉस लैंग्वेज इनहेरिटेंस एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ऑब्जेक्ट सिस्टम इज बिल्ट इन। C# लैंग्वेज, जिस पे हम काम करेंगे, C# लैंग्वेज क्या है हमारे पास, मिक्सचर बिटवीन C++, जावा एंड डेल्फी। कंपोनेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्रॉपर्टीज मेथड, प्रॉपर्टीज का भी कॉन्सेप्ट है C# में, मेथड्स, इवेंट्स, एट्रीब्यूट्स हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कह रहे हैं। वी कैन यूज XML एज वेल, XML की डॉक्यूमेंटेशन भी हम अपने C# के कोड में एम्बेड कर सकते हैं। एवरीथिंग रियली इज एन ऑब्जेक्ट। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज हमने C# लैंग्वेज के बारे में पढ़नी है कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मीन्स हर चीज यहाँ पे अब जो है रिप्रेजेंट होगा एज एन ऑब्जेक्ट, और हर काम हम क्लास के अंदर कर रहे होंगे। तो क्लास इज द मेन एंटिटी जिसके अंदर हम काम कर रहे होंगे। दैट इज द फर्स्ट C# लैंग्वेज कोड। अच्छा, अब ये सबसे पहले जो स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, दैट इज यूजिंग सिस्टम। यूजिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम इज द नेम स्पेस, बेस नेम स्पेस, बेस क्लास की नेम स्पेस है। जैसे हम कह रहे हैं ना लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर कंसोल के भी मेथड्स हैं, कंसोल के मैथ के भी मेथड हैं, फाइलिंग के भी मेथड हैं, मल्टीपल मेथड्स हैं।
तो वो जो सब क्लासेस की जो बेस क्लास है वो सिस्टम है। जैसे हम कहते हैं कि लाइब्रेरी में मल्टीपल कैटेगरीज हैं, लेकिन मेन वो क्या है, लाइब्रेरी का एड्रेस जहाँ तक हमें पहुँचना है, हम लाइब्रेरी का एक्सेस हो जाएगा हमें, तो फिर हम तमाम बुक्स एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह सिस्टम इज द बेस क्लास। तो अगर आप सिस्टम का जो है वो यूजिंग करके यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सिस्टम के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उन सबको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, इन केस अगर आपने यहाँ पे यूजिंग सिस्टम यूज नहीं किया, लेट सपोज, ठीक है, वी आर एज्यूमिंग कि आपने यूजिंग सिस्टम यहाँ पे यूज नहीं किया, ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब जब आप अपने प्रोग्राम में कंसोल यूज करेंगे तो उससे पहले आपको हर दफा यहाँ पे सिस्टम लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा सिस्टम डॉट, फिर नेक्स्ट टाइम कंसोल डॉट राइट लाइन यूज करेंगे, फिर सिस्टम डॉट, फिर सिस्टम डॉट, फिर सिस्टम डॉट। इसलिए बेटर है कि क्योंकि ये सारी क्लासेस सिस्टम की बेस क्लास के अंदर आ रही हैं, तो आप क्या करें, आप इसको यूजिंग सिस्टम यूज कर लें। तो बाय डिफॉल्ट आपको हर दफा सिस्टम डॉट कंसोल डॉट एंड सिस्टम डॉट दिस सिस्टम डॉट फाइल करना जरूरी नहीं होगा। तो आपने नेम स्पेस यहाँ ऐड कर दी, इस नेम स्पेस के अंदर जितनी क्लासेस हैं वो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सी शार्प ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मीटिंग एंड हो जाएगी, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। ओके, जैसे हम कह रहे हैं कि सी शार्प जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो इस पे हमारे पास क्या है कि हर काम क्लास के अंदर हो रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक एंटिटी बना दी है क्लास की, लाइक क्लास हेलो वर्ल्ड, इट इज द नेम ऑफ क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अच्छा, ये चीज हमेशा याद रखना कि जो मेन मेथड होगा वो आपका एंट्री पॉइंट होगा। आपका कोड जब भी एग्जीक्यूट होगा, चाहे आपके कोड में 1000 लाइन ऑफ कोड हो, 10,000 लाइन ऑफ कोड हो, और जिस सीक्वेंस में हो, पहले हो बाद में हो, और मेन का मेथड चाहे आपने सबसे एंड में क्यों ना लिखा हो, एंट्री पॉइंट हमेशा आपके प्रोग्राम को मेन मेथड से मिलेगा। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, आपके कोई भी किसी भी क्लास में, लैब 1 में, लैब 2, लैब 3, जो भी स्केड्यूल हो जिसमें क्लास हो रही हो, एंटर आप कहाँ से होंगे, हमेशा मेन गेट से। ठीक है, किसी भी क्लास में या लैब में एंटर होने के लिए, किसी भी क्लासरूम में एंटर होने के लिए, यू हैव टू एंटर इनटू द कैंपस। तो यहाँ पे सी शार्प पे भी जब आप कोड करते हैं तो एंट्री पॉइंट हमेशा आपको मेन मेथड से मिलता है। सो मेन इज एन एंट्री पॉइंट। जी, पब्लिक लिखना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हम एंट्री पॉइंट लिख रहे हैं, एंट्री पॉइंट इज पब्लिक। ठीक है, जब हम किसी चीज का गेट डिफाइन कर रहे हैं तो वो फिर पब्लिक है, मतलब जनरल पब्लिक उसको यूज कर सकती है। पब्लिक मीन्स इट कैन एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। स्टैटिक इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट क्लास के नाम के साथ यूज करना है हमें, हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, इसलिए हमने इसको स्टैटिक रखा है। वॉइड की मीनिंग है नथिंग। वॉइड कहते हैं ना, नल एंड वॉइड हो गया, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। सो वॉइड के मीनिंग्स क्या होते हैं हमारे पास, नथिंग मीन्स ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और मेन इज द नेम ऑफ मेथड, आगे ब्रैकेट्स हैं, आगे हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया, इट मीन्स कि ना तो ये मेथड कुछ इनपुट ले रहा है, ना ही ये कुछ रिटर्न कर रहा है। रिटर्न टाइप हमेशा मेथड से पहले आती है, जैसे हमने यहाँ वॉइड लिखा है, वॉइड का मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। और इनपुट हमेशा इस मेथड की बॉडी के अंदर आते हैं, ये जो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास।